दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो हम लोग ब्रिटिश कालीन के संबंध में प्रमुख नीतियां पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने तमाम तरीके की मुद्रण व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, और यूपीएससी यानी कि प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखा, किस तरीके से 1926 में यूपीएससी की स्थापना होती है, ठीक है, और यूपीएससी केंद्रीय यूपीएससी की स्थापना होती है और स्टेट यूपीएससी की स्थापना होती है। इसमें किस तरीके से 50% का रेशियो रख गया भारतीयों और यूरोपियों का, ठीक। इससे पहले जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता बनाई थी, उसने क्या किया था, उसने सिविल सेवा का क्या कर दिया था, यूरोपीयकरण कर दिया था। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपना अगला टॉपिक ब्रिटिश कालीन पुलिस प्रशासन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी में अगला चैप्टर भी जोड़ देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये TRE 4 के GS पोर्शन को मद्देनजर रख के बनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपका लूसेंट से संबंधित है, ठीक है। चलिए, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। जैसे कि भारत में सिविल सेवा का जनक हमने आपको बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, और पुलिस सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया, यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। 1861 में पुलिस अधिनियम बनाया गया। 1902 में फ्रेजर कमीशन की सिफारिश पर केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रांत में CID नामक संस्था बनाई गई, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप पढ़ते हैं, CBI की स्थापना की गई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, और CID की स्थापना कब की गई, कहाँ की, इसके लिए की गई, राज्य के लिए की गई। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थी, आपको बस इतना याद रखना है। इसमें पुलिस व्यवस्था का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस अधिनियम 1961 और 1902 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI की स्थापना की गई, और स्टेट में क्या कर दी गई, CID की स्थापना की गई। चलिए, बस इतना ही आपको जानना है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसी में 1900 ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अगला चैप्टर हमारा ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था। इसके पृष्ठभूमि क्या क्या है देख लीजिए। भारत की अस्पष्ट न्याय प्रणाली थी। आपको पता है कि भारत में जो न्याय प्रणाली थी, भारतीयों के संदर्भ में कुछ और है, यूरोपियों के संदर्भ में कुछ और है। इसी सबको मद्देनजर रखते हुए भारत में ब्रिटिश कालीन व्यवस्था की स्थापना की गई। विधि की समानता और विधि के शासन का अभाव था, यानी कि जो भी शासन चल रहा है वो कानून के हिसाब से नहीं है, मन मर्जी के हिसाब से थोप दिया जा रहा है। जिसको पा रहे हैं पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं, जिसको पा रहे हैं शक के आधार पर क्या कर दे रहे हैं, सजा सुना दे रहे हैं। तो इसी सबको नज़र में रखते हुए आगे किया गया। औपनिवेशिक शासन संचालन की सुगमता, औपनिवेशिक शासन संचालन की यहाँ पर सुगमता थी, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इनके बारे में बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक और काउन, ये 4 लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था पर क्या किया, कार्य किया। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। हमने आपको बताया था कि न्याय व्यवस्था की जब बात हो जाती है तो न्याय से संबंधित कहीं ना कहीं न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। न्यायालय की स्थापना कब होगी, आपको पता है कि 1774 में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, है ना, कोर्ट की स्थापना होगी 1774 में। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या होगा अब, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है। बंगाली ब्राह्मण, देखिए कलकत्ता तक के मामले यहाँ पर रहने वाले हैं, और सहमति के बाद क्या हो जाएगा, बाहर के भी मामले यहाँ पर देखे जाएंगे, ठीक है। बंगाली ब्राह्मण कौन सा था, नंद कुमार। दूसरे न्यायालयों से टकराव यहां पर होने लगा, बिल्कुल होगा। देखिए, अभी तक कलकत्ता के मामले थे, और सहमति के बाद ये जो मामले हैं, बाहर के भी मामले यहां पर देखे जाएंगे। हालांकि बाहर के लोगों की जांच नहीं हो रही है, सिर्फ न्याय ही किया जा रहा है। अब न्याय पता नहीं अच्छा किया जा रहा है कि गलत किया जा रहा है, ठीक है। इसी के हिसाब से देखिए, इसकी जो हेड थी यानी कि चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे इसके प्रधान थे, यानी कि चीफ जस्टिस थे। इनके अलावा 3 प्रमुख जज थे, चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड। कौन से थे, चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड। ये आपको नहीं याद रखना, बस आपको इतना याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इस सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमुख जज था, मुख्य न्यायाधीश था, वो था एलिहाज इम्पे, जो कि इसका चीफ था, यानी कि चीफ जस्टिस था, ठीक है। अन्य कुछ फैक्ट है, लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत यहां से हो जाती है 1774 से, और अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद, यानी कि अंग्रेजी अनुवाद का मतलब ये देखिए आप, जो चीज हिंदी में थी
उसको अंग्रेजों को समझाने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और जो चीज़ अंग्रेजी में थी वो हिंदी में समझाने के लिए, देशवासियों को समझाने के लिए हिंदी में अनुवाद किया गया। ये बात आपको समझना है, ठीक। हिंदू विधि संहिता एक कोड ऑफ जेटोलास आया। मुस्लिम विधि संहिता यहाँ पर आई, कोलब्रुक डाइजेस्ट, यहाँ पर ये दोनों चीज आया, ठीक। हिंदू विधि संहिता भी आया और मुस्लिम विधि संहिता भी यहीं से आ जाता है। आगे बढ़ेंगे। कार्नवालिस संहिता हमने आपको पढ़ाया था इससे पहले, शक्ति पृथक्करण पर आधारित है कार्नवालिस संहिता। देखिए, कर प्रशासन और न्याय प्रशासन, इसने जो था कार्नवालिस ने क्या किया था, कर का राजस्व का विभाग और न्याय का विभाग अलग कर दिया था। तो कर का प्रशासन इसने अलग कर दिया, न्याय का प्रशासन अलग कर दिया। कानून की सर्वोच्चता, कानून को इसने सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया कि जो भी है सर्वोच्च वो कानून है। भारत में यूरोपीय न्याय पद्धति लागू की, इसने जो है भारत में यूरोपीय न्याय पद्धति लागू की। सरकारी अधिकारी, सरकारी कार्य, दीवानी अदालत, ठीक। सरकारी अधिकारी जो है वो दीवानी अदालत में कार्य करेंगे और ये सभी प्रकार का कार्य किस तरह का होगा, सरकारी कार्य होगा। लॉर्ड कार्नवालिस, देख लीजिए इसकी शक्ल देखिए आप। आगे बढ़ेंगे। क्राउन के अधीन सुधार, क्राउन के अधीन कौन कौन सुधार हुआ, 1700, आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो जो भारत का शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटकर डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला जाता है, ठीक है, 1858 से, और 1947 तक क्राउन के हाथों में, यानी कि वहां के जो मेन मुख्य अधिकारी हैं उसके हाथों में रहता है। प्रथम 1834 में मैकाले व द्वितीय 1853 में जॉन रोमिली विधि आयोग का स्थापना की गई, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखना है हल्का सा। दीवानी नियम संहिता 1859 में आया। भारतीय दंड संहिता 1860 में आया। फौजदारी नियम संहिता 1861 में आया। बस आपको क्या करना है, ये सब के नाम याद रखें, इनका सन कब आया याद रखना है। दीवानी विधि संहिता 1859, दीवानी भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी नियम संहिता 1861। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया, ठीक। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया। इसके तहत कौन कौन सी बात कही गई है, सदर न्यायालय की समाप्ति कर दी जाएगी, कलकत्ता, ठीक, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद, यहां पर क्या करे जाएंगे, न्यायालय खोले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। भारत शासन 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इलबर्ट बिल क्या होता है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सब समझ में आ जाएगा आपको। इलबर्ट बिल, वासराय लॉर्ड रिपन, ठीक है। प्रावधान, इसका प्रावधान क्या था, इलबर्ट बिल का मतलब क्या था, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मामले में मुकदमा सुनवाई का अधिकार, ठीक है। 1883 में आया इलबर्ट बिल, 1883 में इलबर्ट बिल आया। इसने क्या कहा कि भारतीय न्यायाधीश जो है, हमारे जो भारतीयों को जज के पद पर नियुक्त किया जाएगा, अब वो यूरोपीय लोगों के भी मुकदमा चला सकेंगे, सुनवाई कर सकेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, बिल पास नहीं हो सका अंग्रेजों के विरोध के कारण, कि मतलब कि काले लोग कैसे गोरे लोगों के ऊपर मुकदमा चला सकते हैं, वही ऊंच नीच की भावना उनके अंदर थी बहुत तगड़ी वाली। 1863 में यूरोपीय लोगों द्वारा विरोध कर दिया गया। इसका परिणाम क्या आया, वापस ले लिया गया और लॉर्ड रिपन ने गुस्से के मारे क्या किया, त्याग पत्र दे दिया कि भाई अगर हम बिल नहीं पास कर सकते हैं भारतीयों के लिए, कुछ हद तक इसने भारतीयों के हित में सोचा। जब ये सक्सेस नहीं हो पाया तो इसने क्या किया, अपने पद से त्याग दे दिया। ये इसका कार्य था, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।